बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका मनपा माध्यमिक शिक्षण विभाग में ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग से मैं श्रीमती नेहा राजेंद्र विस्पुते आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो बच्चों, अपने घटक की ओर बढ़ते हैं। मैं श्रीमती नेहा राजेंद्र विस्पुते, मालवनी मराठी मनपा माध्यमिक शाला। तो आज का हमारा घटक है कविता 8वीं। नाम है उड़ान, विधा है गज़ल। तो यहाँ पर चित्र में आप बच्चों देख रहे हैं कि पक्षी ऊंची ऊंची उड़ान भर रहा है अपने पंखों पर विश्वास रखकर। उड़ान का मतलब है ज़मीन से लेकर आसमान तक ऊंची लक्ष्य पर जाना। तो इसी तरह से कभी भी हमें अपनी आशा, स्वप्न, उसके लिए ऊंची उड़ान भरने के साथ साथ अपने पे हौसला रखकर आगे बढ़ने की बारे में कह रहा है। और बहुत सारे मानवीय मूल्यों का भी उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो ये है चंद्रसेन विराट जी, जो गीतकार है, गज़लकार है और शायर भी है। विराट जी का मूल नाम चंद्रसेन डोके था, जिन्हें विराट नाम से समूचा काव्य जगत जानता है। वे विराट के उपनाम से ही प्रतिष्ठित कवि सम्मेलनों में सस्वर पाठ किया करते थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1936 इंदौर में, जो मध्य प्रदेश में है। हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। शीर्षस्थ गज़लकार मतलब जो बड़े बड़े गज़लकार होते हैं, उनमें इनका नाम आदर से लिया जाता है। आपने नवगीतों और गज़लों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। दुष्यंत कुमार के बाद हिंदी गज़लों को जिन गज़लकारों ने अपनी मौलिकता को समामिश्रित कर नई ऊंचाइयां दी, एक नई ज़मीन प्रदान की, उनमें चंद्रसेन विराट का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। चंद्रसेन विराट ने हिंदी गज़ल को मुक्तिका की स्वतंत्रता संज्ञा दी और मुक्तिका के माध्यम से हिंदी भाषा के तत्सम तथा गैर प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर कथ्य और शैली के नए प्रयोगों को गज़ल में ढालकर प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने गीत ग्रंथ का भी संपादन किया है। वे सहृदय, संवेदनशील कवि हैं, किंतु आधुनिक परिस्थितियों में आडंबर से परे मानवता के सहज गीतकार है। आडंबर परिस्थितियों के आडंबर मतलब कि आज के जीवन में जिस तरह से हम भौतिक सुखों में लिप्त रह रहे हैं, उनसे ये दूर है। उनकी कविताएं प्रेम और मानवीय रिश्तों के गहरे रूप से जुड़ी हुई है। वे गीत, गज़लों एवं मुक्तिकाओं के माध्यम से प्रणयकार तथा राष्ट्रीय चेतना व इंसान की घुटी भरी जिंदगी का चित्रण करने में सफल रहे हैं। भारत की मिट्टी के प्रति वे आस्थावान है और हरे भरे खुशहाल गांव को देखना चाहते हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत गीत संग्रह है। साथ साथ आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि गज़ल संग्रह है। और कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह है। तो पद्य संबंधी जान लेते हैं बच्चों। यह एक गज़ल है और गज़ल में शेरों का समूह होता है और 2-2 पंक्तियों का शेर होता है। गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। तो इस गज़ल को लिखने के लिए एक ही बहर और एक ही वज़न का इस्तेमाल किया जाता है। बहर मतलब धुन और वज़न मतलब शब्दों का उतार चढ़ाव। कि जिस तरह से अभी हम कभी गाना सुनते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की धुन सुनाई देती है, शब्द के चढ़ उतार होते हैं, लेकिन गज़ल में सिर्फ एक ही धुन और एक ही लय में गाई जाती है या इस्तेमाल होता है।
इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। वापस देखिए, इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। मतला का अर्थ है उदय, मतलब शुरुआत, और मक्ता का अर्थ है अस्त, मतलब अंत। उर्दू गज़ल के नियमानुसार गज़ल में मतला और मक्ता होना अनिवार्य है, वरना गज़ल अधूरी मानी जाती है। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो आओ पहले हम पूरी गज़ल पढ़ लेते हैं। नाम है उड़ान। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं एवं मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। जिनकी ऊंची उड़ान होती है उनको भारी थकान होती है, बोलता कम हो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। तो चलो बच्चों, हर एक शेर का अर्थ देखते हैं कि कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। अंधेरा मतलब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इलाका परिसर जगह, किरण प्रकाश, कंटक मतलब कांटे, वन जंगल, और सुमन मतलब फूल, कि जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, चारों ओर रोशनी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो वहाँ आप रोशनी के लिए रुककर राह नहीं देख सकते। और जहाँ सिर्फ कांटों का ही वन है, वहाँ पर फूल खिलने का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो कवि हमें कहते हैं कि जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो तो वहाँ प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वहाँ प्रकाश होगा ही नहीं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं हमें कि जब व्यक्ति किसी मुसीबत में, परेशानियों से घिरा हुआ हो और उसे पता है कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, ना तो मदद की कोई उम्मीद है, तो वह मदद मांगने के लिए किसी के पास जाना, गिड़गिड़ाना, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो जानबूझकर इस बात पर व्यक्त गंवाने से अच्छा है कि हम खुद प्रयत्न करें और इस परिस्थितियों से बाहर आने का रास्ता खोजें। और साथ साथ उसी तरह से जब हम कांटों के वन में हो तो वहाँ फूलों की आशा करना गलत बात है, क्योंकि वहाँ फूल मिल ही नहीं सकते हैं। आप कांटों के वन में होंगे तो आप जिस तरह से भी आप जाओगे आओगे तो कांटे चुभेंगे, दर्द होगा, खून बहेगा। उसी तरह से जब आप मुश्किलों में हो तो उस मुश्किलों में अगर आपसे बैठे रहे तो दुख आपको ही है, फंसे आप ही रहेंगे। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आएगा और मुझे मदद करेगा, नहीं। तो वहाँ से आपको खुद निकलना है, ना तो किसी की राह देखनी है। इस तरह से यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। दूसरा शेर देखिए बच्चों। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं एवं मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। स्वयं एवं मतलब अपने आप,
नमन मतलब नमस्कार, कि चाहे व्यक्ति के पास अधिकार हो, पैसा हो, सत्ता हो, लेकिन अगर उसने खुद विनम्र होकर लोगों की मदद की तो सामने वाले लोग अपने आप झुक जाते हैं। तो यहाँ पे विनम्रता की बात कवि ने की है। जिस तरह से अपने पहले शेर में हमने देखा कि हमें अपने आप को परिस्थितियों से बाहर लाना है, अपना स्वाभिमान बचाना है, क्योंकि लोग हंसेंगे, मदद तो नहीं करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है, उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो मतलब जिसके व्यक्ति के पास पैसा है, अधिकार है, तो वो क्या करेगा, दूसरों के लिए उसका इस्तेमाल करेगा, दूसरों को मदद करेगा। तो इतना वह विनम्र हो जाएगा कि खुद ब खुद सामने से व्यक्ति या लोग उसे झुककर नमस्कार करेंगे और उसका आदर सम्मान भी करेंगे। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में हमेशा विनम्र रहना है, कवि यहाँ पर कहते हैं। आगे का शेर देखिए बच्चों। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ को, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। परों मतलब पंख, शक्ति मतलब ताकत, उपलब्ध मतलब प्राप्त, पंछी मतलब पक्षी, गगन और नभ मतलब आकाश। कि जिस तरह से पंछी अपने पंखों पर विश्वास रखकर पूरे आकाश में घूमता रहता है, उसी तरह से हमें अपने हौसलों पर विश्वास रखना है। देखिए, पक्षियों की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जिसके पंखों में शक्ति हो, अर्थात कुछ करने कुछ पाने की लालसा हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती। पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, वह किसी से पूछकर नहीं उड़ता। तो उसी तरह से व्यक्ति ने भी, मनुष्य ने भी क्या करना है, जो धैर्य रखा है उसे पाने के लिए इतना परिश्रम करना है कि उस परिश्रम के लिए कोई सीमा नहीं रखनी है, ना ही तो किसी से पूछना है मैं इतना काम करूं या उतना काम करूं, या जितना किया है वह बस हो गया। नहीं, ये खुद आप पर निर्भर है, क्योंकि आपने लक्ष्य जो इतना ऊंचा देखा है कि उसके लिए तो परिश्रम अथाग करने हैं, और वह अपने आप पर भरोसा रखकर, खुद के हौसलों पर भरोसा रखकर ये आपको काम तो पूरा करना ही है और आगे बढ़ना है। आगे का शेर देखिए बच्चों। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। चाहा, चाहना, प्रेम करना, निमंत्रण, बुलावा, खुद ब खुद मतलब स्वयं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जिन्हें हम बहुत अधिक चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें उनके सपनों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए बच्चों कि इस तरह से जब हमारा परिवार होता है तो हमारे सपने अपने आप हमारे माताजी और पिताजी को पता चल जाते हैं। उसके लिए वो हमें पूछते नहीं है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि वह हमसे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और हमारे सपने पूरे करने के लिए हमारा परिवार हमें साथ देता है, क्योंकि हम उनके दिल में रहते हैं, और इसीलिए हमारे सारे सपने उनके आँखों में अपने आप आ जाते हैं, दिल को पता चल जाते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि उनके सपने स्वयं हमारी आँखों में स्थान ले लेते हैं, उनकी याद हमारे दिल में रहती है। तो हमें भी क्या करना है कि हमारे परिवार को, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे परिवार में जो छोटे होते हैं उन्हें सपना पूरा करने के लिए हौसला देना है, बुलंदी की ऊंचाई पर चढ़ने की राह भी दिखानी है। आगे का शेर देखिए बच्चों। जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना,
सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। पश्चाताप, पछतावा, पछताना, सुलगना, धीरे धीरे जलना, अगन, अग्नि। तो यहाँ पर बच्चों कवि कहते हैं कि जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, उन्हें बाहर से किसी भी व्यक्ति द्वारा चेताने की ज़रूरत नहीं होती। पहले तो गलती हुई है ये समझना ही बड़ी बात है, और फिर गलती होने के बाद उसे स्वीकार करना ये तो और भी उससे बड़ी बात है बच्चों। और जब भी आप गलती जानोगे, स्वीकार करोगे और सुधारने के लिए अपने आप पछतावा करोगे, तो क्या होगा ना बच्चों, हमारे दिमाग में जो बुरी बात फंसी है वह अपने आप निकल जाएगी, रास्ता स्वच्छ होकर हमारे सामने आ जाएगा और हम वापस आगे बढ़ने के लिए शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए गलती समझना, जानना और सुधारने के लिए पछतावा करना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब यह बात बाहर किसी व्यक्ति को पता चलती है कि हमसे गलती हुई है, तो वो हमें टोकने के लिए ज़रूर आ जाते हैं, चेतावनी देते हैं कि तुमसे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और फिर हम क्या करते हैं, अपने आप को जलाते रहते हैं। तो उससे तो अच्छा है खुद की गलती जान लो, मान लो, समझ लो और सुधारने के लिए पछतावा कर लो, तो वो सारी बातें दूर हो जाती है, अपना रास्ता स्वच्छ हो जाता है और हम वापस आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे का शेर देखिए। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। उड़ान मतलब जो लक्ष्य आपने भरा है, तो जितनी ऊंची उड़ान होगी उतना आप ज़्यादा प्रयत्न करेंगे, तो आपको थकान मतलब थकावट तो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान हो, जितना वह अधिक काम करे, उसे उतनी अधिक थकान होती है, लेकिन साथ साथ सफलता भी मिलती है और प्रसन्नता भी। तो इस चित्र में आप देख रहे हो कि पगडंडियाँ चढ़कर हमें ऊपर चढ़कर जाना है, जो हमारा लक्ष्य है। तो उसके लिए हमें थकान तो होगी ही, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे तो हमें सफलता के साथ साथ प्रसन्नता भी होगी। तो यहाँ पर और दूसरा उदाहरण है बच्चों कि एक साइकिल सवार जिसने प्रतियोगिता में भाग ली है। कौन सी प्रतियोगिता? इस पर्वत की चोटी पर साइकिल चलाना है। आमतौर पर देखा जाए बच्चों तो हम साइकिल अच्छे रास्ते पर चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने आप को सिद्ध करना चाहता है कि मैं यह कर सकता हूँ। यह उसकी ऊंची उड़ान है और उसके लिए यह प्रतियोगिता जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की है और मेहनत के साथ साथ वो थकान भी महसूस करता है, लेकिन वापस नए सिरे से वो तैयार हो जाता है कि नहीं, जब ये प्रतियोगिता जीतूंगा तो सफलता मेरी होगी और प्रसन्नता भी मेरी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि जितनी उड़ान आपकी ऊंची होगी उतना तो आपको प्रयत्न करना ही होगा, क्योंकि सफलता और प्रसन्नता तो आपकी ही है। आगे का शेर देखिए। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। जुबान मतलब बोली या तो भाषा। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है वह देखता और परखता अधिक है। उसकी आँख जुबा का काम करती है, अर्थात उसकी आँखों में उसका अनुभव दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि हमें कम बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना और परखना है कि उससे हमें क्या मिलेगा, अनुभव भी मिलेगा और लोगों को जान भी सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बोलने से तू तड़ाक से बातें तो हल होगी नहीं। और इसीलिए बच्चों आपको पता होगा कि पहले के संयुक्त कुटुंब में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी सब एक साथ रहते थे, क्योंकि
इनका बोलना कम था और लोगों को आंखों से समझाना ज़्यादा होता था। चाहे इतने लोग हो, लेकिन ना तो कभी बोलने की आवाज़, ना तो झगड़े की आवाज़, क्योंकि इनके पास अनुभव इतने होते थे कि सबको यह समझ सकते थे और समझा भी सकते थे। इसलिए कम बोलना है और लोगों को देखना परखना ज़्यादा है। आगे का शेर देखिए बच्चों। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबन होती है। साइबन मतलब छत या कपड़े का पर्दा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि धूप बहुत ही निकल रही है सूरज से, और जब बच्चे खेलते हैं तो अपने आप को इस धूप को बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए किसी पेड़ के छांव में जाकर खेलने लगते हैं, या तो घर के छत के नीचे खेलने लगते हैं। लेकिन फिर भी अगर धूप और बढ़ती जाए तो हम घर में चले जाते हैं, और जब जैसे घर में धूप आने लगे तो हम क्या करते हैं, किसी कपड़े से अपनी दीवारें, खिड़कियाँ और दरवाजे ढक लेते हैं। तो उस कपड़े के पर्दे को क्या कहते हैं, साइबन। तो इसी तरह से जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं, उस समय हम अपनी हथेली से ही छाया प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हो। तो इसका अर्थ क्या है बच्चों, कि जब हम परेशानियों में, मुश्किलों में फंसे होते हैं, तब हमें स्वयं उसका हल ढूंढना ही होता है। कोई हमारी मदद नहीं करता, ना तो उस उम्मीद पर हमें बैठे रहना है कि हमारा स्वाभिमान भी बहुत बड़ा है, कोई मदद करे उसके लिए हम किसी के पास गिड़गिड़ाए नहीं। हमारी मुश्किलें हैं, हमारी परेशानियां हैं, तो उसका हल हमें स्वयं ढूंढकर उस मुश्किलों से बाहर आना है। तो यहाँ पर इस तरह से कवि का कहना है कि हमें हमेशा अपना स्वाभिमान बरकरार रखते हुए हौसलों से, बुलंदी से आगे बढ़ना ज़रूरी है। एक बहरे को गूंगा दे, जिंदगी वो बयां होती है। तो यहाँ पर बहरा मतलब न सुनाई देने वाला, और गूंगा मतलब न बोल सकना, बयां मतलब वर्णन। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, एक गूंगा जब बहरे से बात करे भी जिंदगी है। न बोले न सुने, एक दूसरे के मन को जान जाते हैं। तो देखिए बच्चों कि एक तो हम किसी के साथ दोस्ती करना चाहे तो पहले बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, परखते हैं, तब दोस्ती होती है। लेकिन यहाँ पर बिना बोले, बिना कुछ कहे फिर भी दोस्ती होती है, ये कैसे? तो इस तरह से कि यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो, एक छोटा लड़का है और एक कुत्ता है। लड़का जो बोल नहीं सकता और कुत्ता सुन नहीं सकता, फिर भी दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार है। तो ये दिल से होता है बच्चों। तो इसीलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमेशा हरदम दोस्ती करने के लिए बोलना और सुनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक दूसरे के मन को, दिल को, भावनाओं को जान लो तो भी आप दोस्त बन सकते हो। आगे का शेर देखिए बच्चों। तीर जाता है दूर उसका, कान तक जो कमान होती है। आपने तीर भी देखा है, धनुष भी देखा है, और उसकी कमान जो होती है बहुत ही लंबी खींचनी पड़ती है। कमान मतलब धनुष की डोर। अपने कान तक जितनी आप वो कमान खींचोगे उतना तीर दूर लक्ष्य पर पहुंचता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है उसका तीर उतना ही दूर तक जाता है। अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है उसकी उपलब्धि भी उतनी अधिक होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उतने प्रयत्न तो हमें करने ही पड़ेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि 10वीं में बहुत सारे बच्चों को 100 में से 100% अंक मिल जाते हैं, क्योंकि उनका ध्येय बड़ा होता है, लक्ष्य बड़ा होता है कि 100 में से 100% लाना ही है। तो उसके लिए उन्हें कठोर परिश्रम करने भी पड़ते हैं, और उन्हें पता है कि कठोर परिश्रम करने के बाद तो उपलब्धि और सफलता तो
हमारी ही है और प्रसन्नता भी हमारी है। तो इसीलिए जितना ऊंचा लक्ष्य रखना है उतनी उपलब्धि के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास प्रयत्न करने ही है, क्योंकि सफलता तो अंत में हमारी ही है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि कहते हैं। यह अंत का शेर है जिसे मक्ता कहते हैं। बच्चों, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। खुशबू मतलब सुगंध, शायर मतलब कवि, धूपदान मतलब एक पात्र जिसमें सुगंधित द्रव्य जलाया जाता है। कि जिस तरह से धूपदान में सुगंधित द्रव्य जलाने से आसपास का परिसर सुगंधित हो जाता है, वातावरण एकदम सुगंधित हो जाता है, उसी तरह से शायर की शायरी से उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक पहुंचती है। तो यहाँ पर कहा है कवि ने, एक शायर की जिंदगी धूपदान के समान होती है। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध से वातावरण को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि भी फैलती है। तो बच्चों, ये हमारा अंतिम शेर था जिसे हम मक्ता कहते हैं। तो इसी तरह से हर एक शेर में कवि विराट जी ने हमें स्वाभिमान अपनाना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, हौसलों और बुलंदी से काम करना चाहिए और साथ साथ दूरदृष्टि भी रखनी चाहिए। ऐसे मानवीय गुणों का हमें महत्व यहाँ पर कहा है। तो इस तरह से कि हमें संदेश प्राप्त होता है। देखिए, हमें अपना व्यवहार विनम्र रखना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ऊंचा लक्ष्य रखता है, प्रयास भी उतना अधिक करता है और मिली हुई सफलता प्रसन्नता को बढ़ाती है। हमें अधिक बोलने के स्थान पर निरीक्षण करना चाहिए। अपनी गलतियों का पश्चाताप करके हमारा व्यवहार शुद्ध करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, आज हमने हमारी यह कविता जिसकी विधा गज़ल है वह सीखी है और उससे यह संदेश भी हमें सीख लिया है। तो बच्चों, हमारा यहीं पे घटक खत्म होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा घटक पूरा होता है। आपको यह घटक अच्छा लगा होगा। इसी तरह से नए नए घटक देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।